हेलो, मैं डॉक्टर श्वेता भारद्वाज। आपने बहुत बार सुना होगा कि मेरे यहाँ दर्द है, मेरे वहाँ दर्द है, पर डॉक्टर की रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आ रहा। मेरे बहुत तबीयत खराब है या मैं सो नहीं पा रही हूँ, पर किसी भी रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आ रहा। ये दर्द इधर-उधर होगा, पर किसी रिपोर्ट में नहीं आएगा। कभी पेट में दर्द होगा, कभी सर में दर्द होगा, कभी लगेगा मेरा हाथ सुन्न हो गया है, कभी लगेगा मेरे शोल्डर में पेन है। शोल्डर में पेन है या बैक में पेन है, पर जब टेस्ट कराने जाओगे, स्पेशलिस्ट के पास भी जाओगे, कोई रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आएगा। ये इसका बेसिस क्या है? इसका बेसिस है आपकी सोच खराब, तो आपके शरीर को खराब होने से कोई नहीं बचा सकता। दिस इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ, ये ही सच है। सोच ठीक करोगे तो आपका शरीर ठीक हो जाएगा। इसका बेसिस इसकी बीमारी है अब। सोच खराब तो शरीर खराब, इस बीमारी का नाम क्या है? साइकोसोमैटिक्स। जितने भी सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स हैं या जितने भी साइकोसोमैटिक्स हैं, जिसका कोई बेसिस नहीं है, किसी रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा, वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। दर्दें बहुत होंगी, ऐसा नहीं है मैं कह रही हूँ कि उनको कोई दर्द नहीं होगी, वो ड्रामा कर रहे हैं, नहीं। उनकी सोच में परेशानियाँ इतनी होती हैं, इतना स्ट्रेस लिया होता है उन्होंने कि अब बॉडी उस स्ट्रेस को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और उस दर्द का फिज़िकल रीज़न मतलब शरीर में कोई कारण ना होने के का बेस मिलने के कारण भी आपको प्रॉब्लम होगी। और इसमें सबसे बड़ा टॉप पे आता है आईबीएस। आईबीएस मतलब आपने रैंडमली सुना है या नहीं सुना है, पर मैं आज आपको पूरा डिटेल में बताऊँगी कि आईबीएस है क्या? ये भी इस सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स का ही पार्ट है। वेरी, वेरी कॉमन। ये हमेशा गट और ब्रेन का एक्सेस है। गट और ब्रेन एक्सेस मतलब पेट और सोच का एक कनेक्शन है। उस कनेक्शन पे भी मैं डिटेल में बात करूँगी। बट सबसे पहले समझते हैं आपको होगा क्या? सिम्पटम्स क्या होंगे? उसमें होगा आपका पेट कुछ भी खाओगे खराब हो जाएगा, या पेट में दर्द होगा या खाना खाते ही जलन सी महसूस होगी या खाना बाहर को आएगा जिसको रिफ्लक्स भी कहते हैं, या कॉन्स्टिपेशन होगा, या हमेशा पेट में थोड़ी-थोड़ी दर्द रहेगी। आप स्कैन्स कराओगे, टेस्ट कराओगे, पर किसी भी रिपोर्ट में कुछ नहीं आया, तो साइकोसोमैटिक। सोमैटिक क्यों? साइकोसोमैटिक का मतलब समझते हैं। साइको का मतलब है सोच और सोमैटिक का मतलब है बॉडी। जो प्रॉब्लम आपकी सोच से शुरू होके बॉडी में दिखती है, वो साइकोसोमैटिक है, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर है। और ये प्रॉब्लम बहुत 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 बड़ी हो चुकी है, बहुत कॉमन है। और नॉर्मली हमारी क्लिनिकल सेटिंग में आईबीएस के अनलिमिटेड पेशेंट हैं। आईबीएस का एक ही कारण है स्ट्रेस। उसके आगे फैक्टर्स क्या है वो भी मैं बात करूंगी, पर सबसे पहले ये होता कैसे है क्लिनिकली, या इसका बेसिस क्या है। साइकोसोमैटिक में पहले डॉक्टर के पास जाएंगे, एक डॉक्टर नहीं 10 डॉक्टर्स के पास जाएंगे कि ये डॉक्टर नहीं अच्छा, इससे आराम नहीं मिला, दूसरा अच्छा है। सब डॉक्टर्स ने सेम पढ़ाई, सेम किताबें पढ़ी हैं, पर ये हमारी सोच, हमारा अंदर का डर, शायद इसमें कोई कमी है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, मल्टीपल फाइल्स ही मैं जैसे ही देख लेती हूँ ना, किसी भी क्लाइंट की या पेशेंट की मल्टीपल फाइल्स, उसने मल्टीपल डॉक्टर्स को कंसल्ट किया है, तो मैं कंसिडर करती हूँ, मेरे लिए वो पहला एक हिंट होता है कि हो सकता है इनका स्ट्रेस लेवल काफ़ी हाई होगा। और स्पेशली अगर गट से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, एंडोस्कोपीज, क्लोनोस्कोपी, सारी जितने टेस्ट है उनको कराने के बाद फिर वो जाएंगे किसी बाबा जी के पास कि शायद किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, तभी किसी टेस्ट में नहीं आ रहा है, तभी किसी को पता नहीं चल रहा है, ये किसी की नज़र लग गई है। वहाँ भी ट्राई करते हैं, वहाँ से भी कुछ नहीं मिलता, तो थक हार के वो आते हैं, जब डॉक्टर उनको सजेस्ट करता है कि आप काउंसलिंग की एक बार हेल्प लेके देखिए, शायद आप ही की सोच है, आप ही की सोच स्ट्रेस बना रही है बॉडी के अंदर, और वो बॉडी के जिस हिस्से में जाके स्ट्रेस स्टोर हो जाता है, वहाँ से रिलेटेड पेन होती है। वो कोई चोट लगे, किसी मसल में कोई प्रॉब्लम आए, तो वो किसी रिपोर्ट में आएगा ना, क्योंकि वो स्ट्रेस है। जैसे एसिड है, वो बॉडी में ऐसे नहीं दिखता है, उसके कारण आपको प्रॉब्लम होएगी, उसके कारण डॉक्टर आपको बताएंगे कि जी एसिड है आपको। उसी तरह ये बॉडी में एसिड स्ट्रेस जनरेट कर देता है, बढ़ा देता है, और वो जिस हिस्से में जाके स्टोर हो जाता है, वही हिस्सा आपका साइकोसोमैटिक के अंदर आ जाता है। आपको उसी हिस्से से कॉमनली, मेरे पास, मेरी प्रैक्टिस में पेट को लेके प्रॉब्लम्स होंगी, या उनको हेडेक्स,
माइग्रेन, हम लोग माइग्रेन को भी किसी हद तक साइकोसोमेटिक ही मानते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं, उन लोगों को जनरली माइग्रेन्स होता है। इज़ वन फॉर्म ऑफ सोमैटोफॉर्म और वन फॉर्म ऑफ साइकोसोमेटिक। फिर उसके बाद देयर इज़ वेरी, वेरी कॉमन प्रॉब्लम जिसको फाइब्रोमाइल्जिया कहते हैं। पूरी बॉडी में दर्द होती है और ये दर्द जगह भी बदलती है, एक जगह पे नहीं होती है। कभी किसी जगह में दर्द होगी, कभी किसी जगह में दर्द होगी। इसका कोई क्लिनिकल बेसिस नहीं है। मोस्टली इनमें जो मेडिसिन दी जाती है, वो माइंड के रिलैक्सेंट्स को यूज़ किया जाता है, जिसमें वो जो ओवरथिंकिंग और जो स्ट्रेस बिल्ड कर रहे हैं बॉडी में, वो काम करने वाले रिलैक्सेंट्स दिए जाते हैं। उसमें कोई उसको पेन किलर नहीं दिया जाता है, मेंटल रिलैक्सेंट्स दिए जाते हैं, जिसमें वो लेते ही उनको आराम आता है, तो डॉक्टर को पता चलता है कि ये साइकोसोमैटिक है। साइकोसोमैटिक को ठीक करने के लिए आप जब है ही प्रॉब्लम साइक में, तो आप मेडिसिन लेंगे, ठीक है, पेन किलर ले लिया, रिलैक्सेंट ले लिया, पर जब तक साइक पे काम नहीं किया, जब तक सोच पे काम नहीं किया, तब तक आपका शरीर ठीक हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये बीमारी ही सोच की है। बड़ा कड़वा है सुनने में कि शुरुआत इसकी भी बचपन में ही होती है, उन स्ट्रिक्ट पेरेंट्स से होती है, जो घर का माहौल हमेशा स्ट्रेस वाला बना के रखते हैं। बच्चे को आता ही नहीं है बिना स्ट्रेस के किसी भी चीज़ के बारे में डिसीजन लेना, सोचना, या इतना स्ट्रेस घर में रहा होता है, या पेरेंट्स की लड़ाइयाँ, या पेरेंट्स के फाइनेंशियल क्राइसिस, या पेरेंट को कोई मेंटल या फिजिकल डिसऑर्डर, या कोई बीमारी, या बड़ों का क्लैश, या मदर बहुत ज़्यादा इमोशनल है, और यहाँ घर में बहुत ज़्यादा कंपैरिजन होते हैं। मतलब किसी ना किसी बहाने से जभी भी घर में स्ट्रेस होता है, पेरेंटिंग, वहाँ से शुरुआत होती है आईबीएस की, स्ट्रेस की, और वो बाद में बनती हैं साइकोसोमेटिक्स। जैसे हम लोग कोई मारुति 800 का कंपैरिजन स्कॉर्पियो की स्पीड से करने लग पड़े, ये इसका फैक्ट्री में जो मेकिंग है उसका डिफेक्ट है। ये आप किसी चीज़ का जब कंपैरिजन किसी दूसरी चीज़ से करके परेशान होना और करने लग पड़ते हैं, तब क्या होता है, स्ट्रेस। अगेन स्ट्रेस क्या करता है, आपकी गट की लाइनिंग, सोच और पेट का कनेक्शन बड़ा बड़ा बहुत फेमस है, और इसमें बहुत डिटेल में बात की जा सकती है। जैसे ही हम कुछ सोचते हैं, कोई भी सोच है, उसका सबसे पहले असर पेट पे होता है, और पेट में जो सोच का असर होता है, उसके हिसाब से हमारी बॉडी में जो जितने केमिकल्स हैं, वो पेट में ही सिक्रीट होते हैं। अब पेट में सिक्रीट तो स्ट्रेस हार्मोन कर लिए हमने, जैसे कॉर्टिसोल है। मेरे को लग रहा है कि मैं कहीं घूमने जाऊंगी तो मेरे माँ बाप को मेरे पे गुस्सा आएगा, और मेरे को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या जो मेरा नया रिलेशनशिप है उसको एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। छोटी छोटी या बड़ी बड़ी बातें, कि आज मैंने घर पे खाना नहीं खाया तो मेरे घर में मम्मी मेरे को बहुत ज़्यादा लेक्चर देगी, तो लोग घर ही नहीं जाना चाहते, इसलिए कि घर जाते हर छोटी छोटी चीज़ पे टोका टाकी होगी या बोला जाएगा। वो कहने को बड़ा छोटा छोटा स्ट्रेस होता है, कोई बहुत बड़ा डिप्रेशन या बहुत बड़ा ट्रॉमा नहीं होता है इसमें, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होंगी, पर वो बंदा उसको लेके ओवरथिंक करना शुरू हो जाएगा, और ओवरथिंकिंग के साथ ही कॉर्टिसोल रिलीज पेट में होगा। और वो जब पेट में रिलीज होगा, तो ऐसे तो नहीं है ना कि वो पेट पे इफेक्ट नहीं करे, वो पेट की लाइनिंग को इफेक्ट बार बार सालों साल लगातार डर में जीने के कारण, स्ट्रेस में जीने के कारण सिक्रीट करता जाता है, और हमारी पेट की जो लाइनिंग है वो अफेक्ट होना शुरू होती है। किसी रिपोर्ट में कहीं नहीं आएगा इस दर्द का बेसिस, आपकी सोच में है। इसमें हम लोग बेसिकली गाइडेड मेडिटेशंस या जितने भी थ्रू हिप्नोसिस, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जिसमें ऑर्गन रीजनरेशन एक बहुत अच्छी थेरेपी है, जिसमें पेट की लाइनिंग को थ्रू इमेजिनेशन ऐसा किया जा सकता है, थ्रू इमेजिनेशन पेट की लाइनिंग को रिक्रिएट मेंटली करा, और जो इश्यूज हैं, कोर इश्यूज हैं, जिनके कारण स्ट्रेस लेना उस बंदे ने शुरू किया, या जिन चीज़ों से डरना शुरू किया, या जिन चीज़ों के बारे में ओवरथिंक करना शुरू किया, वो सारी चीज़ें जो दिमाग में हैं उस पे काम किया जाए काउंसलर से बात करके। हिप्नोसिस में बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। हिप्नोसिस में के थ्रू हम लोग चाइल्डहुड ट्रॉमा को भी डील कर सकते हैं, हिप्नोसिस के थ्रू कोर इशू को भी हम लोग एड्रेस कर सकते हैं। अगर कोई पैसिव एग्रेसिव घर में कोई ऐसा फैमिली मेंबर है, वो भी थ्रू हिप्नोसिस सेशन हम उसके गुस्से के कारण जो हमारे पेट में डर इकट्ठा हुआ है, उस डर को भी रिलीज कर सकते हैं।
हिप्नोसिस और सजेस्टिबिलिटी के सेशंस, एनएलपी, ये तीनों चीज़ें आईबीएस के केस में और साइकोसोमेटिक के केस में बहुत बहुत हेल्प करती हैं, क्योंकि ये जितनी साइंसेज हैं इसमें हमने कॉन्शियसली बात नहीं करना होता है, ये थ्रू सबकॉन्शियस होती हैं और थ्रू रिलैक्सेशन होती हैं। क्योंकि कॉन्शियस स्टेट में जब हम सीबीटी या काउंसलिंग करते हैं, कई बारी बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाता, या जितना जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा रिजल्ट नहीं आ पाता। तो बेस्ट इसमें मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से हिप्नोसिस से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जो लोग हिप्नोथेरेपी के थ्रू इस आईबीएस को ट्रीट नहीं करते, उनके लिए एक और तरीका है वेगस नर्व एक्टिवेशन। वेगस नर्व एक्टिवेशन क्या है? हमारी बॉडी की सबसे एक इम्पॉर्टेंट नर्व है और सबसे लॉन्ग नर्व जो हमारी स्पाइन में है, जिसका कनेक्शन ब्रेन से लेके गट तक होता है। और वेगस नर्व एक्टिवेशन मीन्स जब हम वेगस नर्व को रिलैक्स करते हैं। वेगस नर्व कैसे एक्टिवेट होती है? थ्रू मेडिटेशन एंड थ्रू रिलैक्सेशन एंड रेस्ट एंड डाइजेस्ट। दोनों ही चीज़ें वेगस नर्व से बहुत अच्छे से होती हैं। जब हम लोग माइंड को रेस्ट और खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करने में किसी को मेंटली हेल्प कर पाते हैं, तो वेगस नर्व एक्टिवेशन के थ्रू आईबीएस और जितने भी सोमैटिक डिसऑर्डर्स हैं उनमें बहुत बहुत रिलीफ मिलता है। नहीं तो ये लोग क्या करते हैं, हर दूसरे दिन ईसीजी कराने जाएंगे या हर दूसरे दिन टेस्ट कराते जाएंगे। उससे बेटर है कि आप रोज़ अपनी शेड्यूल में एक मेडिटेशन, वेगस नर्व एक्टिवेशन की जो मेडिटेशन है, या कोई भी गाइडेड मेडिटेशन है, या कोई भी सजेस्टिबिलिटी से रिलेटेड मेडिटेशन है, उसको करें, या अपने रेगुलर सेशंस कराएं। और इसके लिए एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट तरीका है जिसको यूज़ करके हम लोग आईबीएस को ठीक करते हैं, जर्नलिंग। जर्नलिंग मतलब जब हमें डर लग रहा होता है तो ब्रेन का एक पार्ट है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम हमेशा हमारा एक्टिवेट हो जाता है जब भी डर लगता है। उस लिम्बिक सिस्टम को अगर हम बंद करके अपना प्री फ्रंटल मतलब दिमाग का वो वाला हिस्सा जहाँ से हम लॉजिकली सोच सकते हैं, वो एक्टिवेट कर लें। और वो एक्टिवेट कैसे होता है? लिखने से। जब हम लिखते हैं, जब हम लिख रहे हैं तो हम कभी भी स्ट्रेस में नहीं लिख सकते। सपोज आप कहो, सोच रहे हो कि हाय मेरा ये कल काम होने वाला है, बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, ना हुआ तो मैं बहुत मुश्किल में फंस जाऊंगा। जब आप सोचोगे तो लूप में सोचते जाओगे, सोचते जाओगे, सोचते जाओगे, इसका कोई ब्रेक नहीं है। आप इसके बुरे से बुरे जो कॉन्स हैं वहां तक पहुंच जाओगे, पर रुकोगे ही नहीं, बिल्कुल भी कोई फुल स्टॉप नहीं होगा। पर जब आप उसी परेशानी को बैठ के पेपर पे लिख लोगे, आप एक परेशानी को एक बार लिख लोगे, 2 बार लिख लोगे, तीसरी बार नहीं लिख पाओगे। उसके बाद एकदम दिमाग शांत हो जाता है। और उसी तरह से जब हम लिख लेते हैं अपनी परेशानी को, तो बहुत बार इसीलिए क्योंकि हम लिख रहे हैं, वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी है, तो हमें रिजल्ट और सॉल्यूशन भी क्योंकि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से आना है, बहुत बार लिखते टाइम भी हमें उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। सिर्फ जब चिंता करते हैं तो ब्रेन का एक पार्ट है लिम्बिक सिस्टम, वो एक्टिवेट होता है। अब हमने क्या करना है, थिंकिंग को हमने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से करना है, लिम्बिक सिस्टम से नहीं करना है, क्योंकि वो आपको डराएगा, डरा के आपकी गट लाइनिंग को या बॉडी में पेन्स को लेके आएगा। अगर आपको उन बॉडी पेन से छूटना है तो लिम्बिक सिस्टम को रिलैक्स कराइए, प्री फ्रंटल को एक्टिवेट करिए और अपनी प्रॉब्लम को लिखिए। बहुत ज़्यादा लिखने से आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। और अपने उस डर को एड्रेस करिए कि मेरे को ये जो दर्द हो रही है उसका जो उससे रिलेटेड डर है। सपोज नी में मेरे दर्द हो रही है, लगातार दर्द हो रही है, तो वो कहीं मेरा नी रिप्लेसमेंट ना हो जाए। अंडरलाइंग फियर्स होते हैं, उन फियर्स को एड्रेस करिए, क्योंकि जो साइकोसोमेटिक्स होते हैं वो ऐसे किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम की तरफ ऐसे लीड नहीं करते हैं, वो सिर्फ बार बार आपको दर्द देंगे। इस दर्द से निकलना है तो साइकोलॉजिकल कंसल्टेशन भी बहुत हेल्प कर सकती है। हिप्नोसिस, एनएलपी, सजेस्टिबिलिटी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, ये बहुत अच्छी साइंसेस हैं आईबीएस को डील करने के लिए। थैंक यू।